जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ने किंग यांजू के चंगुल से निकलने के लिए अपने मास्टर किंग जेन यान की हेल्प ली थी, पर इसके चलते किंग यांजू की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो जाती है जो उसके ईगो पर लग चुकी थी। तो इसका बदला लेने के लिए वो अपने एक सर्वेंट को अनडाइंग क्रिस्टल देते हुए इस अर्थ पर छुपाने के लिए भेज देता है, ताकि फ्यूचर में वो इसके बहाने से लुओ फेंग के ऊपर इल्जाम लगाकर उसे सजा दिला पाए। अब आगे अब क्योंकि किंग यांजू का मैटर सोल्व हो चुका है, लुओ फेंग बिल्कुल आजाद है, तो हम देख पाते हैं कि वो किंग लोंगयू के साथ अपनी हो रही डील को कंटिन्यू करता है, जहां अब सबसे पहले किंग लोंगयू लुओ फेंग को उसके हाथों से कलेक्ट किए हुए 100 यूनिट्स इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज दिखाते हुए बताते हैं ये तकरीबन 10,000 हाईएस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल के इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज हैं, और फिर वो उन सभी को वापस उसी स्टोरी रिंग के अंदर स्टोर करते हुए अपने एक सर्वेंट की तरफ इशारा करते हैं, जो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक स्टोरी रिंग को प्रेजेंट करता है जिसके अंदर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज के 300 यूनिट्स होते हैं। किंग लोंगयू उससे वो स्टोरी रिंग ले लेते हैं और लुओ फेंग को दिखाते हुए बताते हैं जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, इस स्टोरी रिंग के अंदर मैंने तुम्हारे लिए कंपनसेशन के तौर पर 300 यूनिट्स कलेक्ट किए हैं। हाउएवर इनकी क्वालिटी तुम्हारे खुद के सिलेक्ट किए हुए यूनिट्स के मुकाबले की नहीं है। ये कहते हुए वो उन दोनों स्टोरी रिंग्स को लुओ फेंग की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसे वो अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रखते हुए कहता है आपका शुक्रिया किंग लोंगयू। और फिर वो अपने मन में कहता है कि कोइंसिडेंटली अब मैं किंग लोंगयू के दिए हुए 300 यूनिट्स से अब मैं इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की आर्मी के ब्रीडिंग इफेक्ट्स को चेक कर सकता हूँ, और जो मैंने खुद अपने हाथों से सिलेक्ट की हैं उन्हें मैं फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए रख लूंगा। फेंग ये सोच रहा होता है कि तभी किंग लोंगयू फेंग से कहते हैं कहने की जरूरत तो नहीं है, पर इस बार आपको जिस तरह से ट्रीट किया गया वो अनफेयर था। हालांकि वो किंग यांजू जाइंट जी अरीना का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसके पास पूरी पावर नहीं है, पर तुम हमारी कंपनी के इलाइट जीनियस हो जिसे कंपनी किसी भी सूरत में कल्टीवेट करवाना चाहती है। इस पर फेंग कहता है किंग यांजू बहुत चालाक है, मुझे लगता है कि अभी भी उसके पास और भी प्लान्स होंगे। ये कहते हुए फेंग और किंग लोंगयू थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं और फिर एक दूसरे से टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं, जहां फेंग उनसे कहता है किंग लोंगयू क्या आपको उस काइजर जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या क्लूज मिले? किंग लोंगयू बताते हैं कि कंपनी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोगों को भेज रही है। कुछ क्लूज जो मिले हैं उनसे ऐसा लगता है कि वो टाइजिन कॉस्मिक किंगडम से लेन हाई डोमेन से आया था। अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी न्यू मूवमेंट्स आती हैं तो मैं तुम्हें फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बात हो जाने के बाद फिर वो ओपनली कहते हैं ओ हाँ लुओ फेंग, अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो क्यों ना मेरे साथ ट्रेजर्स ढूंढने के लिए चलो? इस पर फेंग कहता है मैं भी इस बारे में सोच रहा था। किंग लोंगयू आप पिछले इतने दिनों से मेरे साथ हैं, इसकी वजह से आपका वर्क भी काफी इफेक्ट हुआ होगा, और साथ ही आपने मुझे इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज को भी सिलेक्ट करने में भी काफी हेल्प की है। इस सब को लेकर मैं पहले ही वाकई काफी गिल्टी फील कर रहा हूँ, तो इस बार मैं चाहूंगा कि आप मेरी मदद के लिए इन दोनों को मेरे साथ भेजें, सिर्फ मुझे कंपनी देने के लिए। किंग लोंगयू भी इसके लिए मान जाते हैं और अपने उन दोनों सर्वेंट से कहते हैं तुम दोनों लुओ फेंग के साथ जाओ, और जैसे ही तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है तो फौरन उसे अवॉइड कर देना, ख्याल रहे कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए। इस पर वो दोनों ही कहते हैं जी हम समझ गए, और फिर लुओ फेंग उन दोनों के साथ एक स्पेसशिप के अंदर बैठकर तेजी के साथ ट्रेजर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यह हम देख पाते हैं कि फेंग अपने सफर में बैठा मेडिटेट कर रहा होता है, और फिर हमें उसके इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जाता है एलिना के पास। यहाँ आते ही वो एलिना के मदर नेस्ट के लिए एक स्पेशल जगह बनाता है, जिसके बन जाने के बाद फिर वो एलिना को कहता है एलिना अब से तुम यहाँ पर रहोगी, मैं तुम्हें वर्ल्ड मास्टर लेवल के इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की 30,000 बॉडीज दे रहा हूँ। ये जानकर तो वो भी थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है 30,000 बॉडीज। तो इस पर फौरन से फेंग अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से सारे के सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को निकालते हुए एलिना के आसपास मॉन्स्टर्स के ढेर लगा देता है, जिन्हें देखते हुए एलिना किस कदर खुश हो रही होती है वो आप सभी भी स्क्रीन पर देख पाते हैं। वो तो इन सब में मानो जैसे खो सी गई थी, और फेंग भी उससे कुछ कह रहा था पर उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस बीच फेंग ने उससे ये कहा था कि मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर हाईएस्ट लेवल वर्ल्ड मास्टर टाइगर बीटल ट्राइब की ब्रीडिंग स्पीड क्या होगी। पर जब फेंग देखता है कि एलिना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज को देखने में ही खोई हुई, तो फेंग उसे आवाज लगाता है एलिना। इस पर एलिना फौरन से चौंकते हुए लुओ फेंग के पास आती है और कहती है रिपोर्टिंग मास्टर, वैसे हर हाईएस्ट लेवल वर्ल्ड मास्टर इंसेक्ट मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है, इसी वजह से मैं एक दिन में सिर्फ 10 मॉन्स्टर्स को ही ब्रीड कर पाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर फेंग अपने मन में सोचते हुए अंदाजा लगाता है कि 10 मतलब कि इसे मिलियंस ऑफ वर्ल्ड मास्टर लेवल के ट्रूप्स को क्रिएट करने में 300 साल लगने वाले हैं। हाउएवर मुझे भी ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत है। ये सोचने के बाद वो एलिना से कहता है ठीक है तुम अपना काम स्टार्ट करो, जिस पर एलिना रिस्पेक्टफुली कहती है
जी मास्टर। इसी के साथ वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उठाते हुए अपने मदर नेस्ट के अंदर डाल देती है और फिर अपने क्वीन चैम्बर में जाने के बाद इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की ब्रीडिंग का प्रोसेस शुरू करती है, जहां हम देख पाते हैं कि कुछ घंटों के प्रोसेस के बाद एक इंसेक्ट मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और फिर वो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज के ढेर में से निकलता हुआ एक जोरदार रोर करता हुआ जंप करके लुओ फेंग के सामने आ जाता है और इसके इस जंप का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसके फौरन बाद ही वो अपने घुटने टेकते हुए लुओ फेंग के सामने ग्रीट करता है। फेंग भी उसकी इन पावर्स को देखते हुए खुश होते हुए कहता है, ये पहला टाइगर बीटल हमारे मिलियंस ऑफ वर्ल्ड मास्टर लेवल ट्रूप्स की शुरुआत है। मुझे भी इस डेंजरस यूनिवर्स में सरवाइव करने के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्गर होते रहना होगा ताकि मैं अपने होम टाउन और अपनी रूट्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी फैंग को कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो इससे काफी हैरान हो गया था, इसलिए वो फौरन से अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और चौंकते हुए कहता है कि ये क्या है। मेरी स्किन और बॉडी अचानक से नम हो गई और इसी के साथ साथ मेरी बॉडी के सारे सेल्स जैसे उबल रहे हैं। लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो मुझे बुला रही है। ये कहते साथ ही लुओ फेंग ने अपने साथ आए हुए उन दोनों सबऑर्डिनेट्स को रुकने का बोलकर उस स्पेसशिप को वहीं पर रुकवा दिया था और फिर वो अच्छे से महसूस करने लगता है कि आखिर ये एहसास किस तरफ से आ रहा है। थोड़ी देर तक फील करने के बाद वो उनसे कहता है, जल्दी से लेफ्ट की तरफ चलो। पोजीशन सेट होने के बाद वो कहता है, जल्दी से फुल स्पीड पर उस तरफ चलो। पर उन्हें आगे जाने पर वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, इसलिए फैंग अपना रास्ता चेंज करवा देता है, पर वहां पर भी आगे जाने पर उन्हें वो नहीं मिलती और ये एहसास कम होता जाता है, इसीलिए फैंग बार बार रास्ता चेंज करवाता रहता है और ये सभी लोग ऐसे ही हाई स्पीड पर बार बार अपना रास्ता चेंज करते रहते हैं जब तक उन्हें वो मैग्नेटिक फील्ड मिल नहीं जाता। और फिर फाइनली एक तरफ आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग खुद को फील करते हुए कहता है, जैसे जैसे मैं इस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ मेरी बॉडी की फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, मतलब कि अब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पर आखिर ये चीज है क्या? इसी तरफ आगे बढ़ते बढ़ते लुओ फेंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। वो खुद को संभालते हुए अपने मन में कहता है, मेरे बॉडी के सेल्स की बॉइलिंग लिमिट अब इनके पीक पर पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर आखिरकार वो स्पेसशिप को एक जगह पर रुकवा देता और कहता है, यही वो जगह है जहां फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, पर वो खुद को संभाल लेता है। इधर साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि फैंग के साथ आए हुए उन दोनों सबऑर्डिनेट्स की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। इवन वो खुद को सीधे बैठा भी नहीं पाते और स्पेसशिप के टेबल पर गिर जाते हैं और बड़ी मरी सी आवाज में बोल रहे थे, 16 दिनों तक 100,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक उड़ने के बाद फाइनली हम लोग इस जगह पर पहुंच गए। उनकी इस हालत और इस आवाज को सुनकर फैंग भी हैरान होते हुए उनकी तरफ देखता और फिर कहता है, ठीक है तुम सभी यहाँ पर रेस्ट करो, अब मैं आगे अकेला चला जाऊंगा। जिस पर वो पर्सन कहता है, थैंक यू मास्टर लुओ फेंग, हम यहीं पर रहेंगे और बाकियों को इस जगह पर आने से रोकेंगे। अब इसके बाद फैंग फौरन से फ्लाई करता हुआ स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और फिर फ्लाई करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने आने वाले सारे के सारे गार्बेज को हटाते हुए उस चीज को ढूंढने लगता है जिसकी वजह से फैंग को इतना अजीब फील हो रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी जब फैंग को वो नहीं मिलती तो वो बड़े ही गौर से अपनी बॉडी के एहसास को फील करता और उस तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी अचानक से फैंग को वो मिल जाती है। उसे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्योंकि वो एक छोटी सी ड्रॉप होती है, क्योंकि वो चीज छोटी सी एक लिक्विड ड्रॉप होती है जो फैंग को वहां पर देखते साथ ही तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने लगता है, पर वो ऐसा करने में फेल हो रहा था। इसलिए वो सोचता है, बुरा हुआ, ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर इसे ब्लॉक नहीं कर पा रही। इसलिए वो फौरन से अपनी क्लाउड रबिंग वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगा था, लेकिन वो लिक्विड बॉल फैंग की बॉडी तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रही होती है, इसलिए वो क्लाउड रबिंग वाइन को भी तोड़ने की कोशिश करने लगती है और बार बार अलग अलग वेपन्स की फॉर्म लेने लग गई थी। और हालांकि वो साइज में बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी उसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब जब वो क्लाउड रबिंग वाइन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो आसपास का सारा एरिया शेक कर रहा होता है, मानो कि जैसे भूकंप आ गया हो। यहाँ फैंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हुए सोचता है, वाकई यही चीज थी जो मेरी बॉडी के सेल्स को बुला रही थी, लेकिन आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या? ये तो मेरी बॉडी में घुसने के लिए बहुत बेताब है। फैंग उसे यहाँ पर बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और काफी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद कहता है कि आखिर ये चीज सिर्फ मुझे ही क्यों बुला रही थी? क्या कहीं इसलिए तो नहीं कि मैंने ब्लड क्रिस्टल्स की पावर्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया हुआ है, या शायद इसलिए क्योंकि मैंने एक बार येनशन क्लैन के उस स्टोन के ऊपर रिसर्च की थी। वो बाता भी यहाँ पर फैंग के साथ इस सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही थी, इसलिए वो फैंग को बताती है। इसे देखने से जहां तक मैं जान पाई हूं तो ये फोरिजन टेरिटरी की एंशिएंट बैटल्स में हुई फाइट्स के इक्विपमेंट्स का बचा खुचा टुकड़ा है। ये तुम्हारा आर्मर बनने के लिए तुम्हें डेस्परेटली ज्वाइन करना चाहता है। अब क्योंकि फैंग को वो बात से सारी बात समझ आ चुकी थी, इसलिए वो कहता है,
ठीक है, पर फिर भी हमें ये जानने के लिए पहले सेफ्टी के तौर पर मेरे कोर की हिफाजत करनी होगी। ये कहते हुए फैंग अपने कोर को अपनी ह्यूमन बॉडी से निकालते हुए अपनी क्लोन बॉडी मूशा बॉडी में डाल देता है और फिर उसे एक स्टोन की शेप देकर अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। इसी के साथ वो अपनी क्लाउड ऑर्बिंग वाइस की प्रोटेक्शन हटाते हुए कहता है चलो अब इसे ट्राई करते हैं। और हम देख पाते हैं कि क्लाउड ऑर्बिंग वाइस की प्रोटेक्शन हटते साथ ही वो लिक्विड फॉर्म फौरन से लुओ फैंग की रिस्ट में घुस जाती है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये फैंग को भी अपने साथ घसीट ले गई थी। इसलिए फैंग भी अपने मन में कहता है वेरी स्ट्रॉन्ग। ये ब्लैक लिक्विड फैंग की बॉडी के अंदर जाते ही उसके ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और फिर वो कुछ ही समय के बाद फैंग के दाएं बाजू के हिस्से का आर्मर बन जाता है। फैंग उसकी पावर्स को फील करते हुए कहता है सिर्फ ये एक छोटा सा फ्रेगमेंट वर्ल्ड मास्टर लेवल 9 की पावर के बराबर है। हाउएवर अभी मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील कर रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर और भी ज्यादा फ्रेगमेंट्स मुझे बुला रहे हैं। ये कहते साथ ही फैंग उन सभी के सभी फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। अब सीन कट होता है, हमें फैंग को इन फ्रेगमेंट्स को ढूंढते हुए कई दिनों बाद का व्यू दिखाया जाता है जहां वो भी इन फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट किए जा रहा होता है और साथ ही साथ अपने मन में हमें बताता है पिछले इन कुछ दिनों में मैंने 232 ब्लैक फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा किया है और साथ ही कुछ 12 न्यू सिल्वर फ्रेगमेंट्स और एक पीस ऑफ ब्लेड को भी इकट्ठा किया है। सिल्वर फ्रेगमेंट्स की पावर ब्लैक वाले से ज्यादा है, पर मैंने अभी इसे पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया और अभी मेरे पास जितने ब्लैक फ्रेगमेंट्स हैं ये पूरी तरह से 2 आर्मर्स को क्रिएट करने के लिए इनफ है। तो अब चलो फिर इसे ट्राई किया जाए। ये कहते साथ ही फैंग अपनी क्लाउड ऑर्बिंग वाइस का बना हुआ आर्मर अपनी बॉडी से हटा देता है और इन सारे के सारे ब्लैक फ्रेगमेंट्स को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स लिक्विड फॉर्म लेते हुए लुओ फैंग की बॉडी के साथ चिपक कर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और हमें फैंग की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है उसकी वेन्स में, जहां ये सभी फैंग के खून में मिलते हुए उसके दिल तक जा पहुंचते हैं। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि ये फैंग की धड़कन को बंद ही कर देंगे, पर फिर तभी हमें फैंग की एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है जिसमें ये सभी फ्रेगमेंट्स लुओ फैंग की क्लाउड ऑर्बिंग वाइस के साथ मिलते हुए उसकी बॉडी के ऊपर एक न्यू आर्मर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फैंग की चेस्ट के ऊपर एक वर्ड भी लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ फैंग की बॉडी के ऊपर ये आर्मर फॉर्म हो रहा होता है और फैंग उस वर्ड को देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो यानशन क्लैन की लैंग्वेज है, तो मतलब कि ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स यानशन क्लैन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये है वॉरियर, जिससे ये मालूम होता है कि ये आर्मर यानशन क्लैन के बेसिक लेवल के ट्रूप्स से बिलोंग करता है। ये सोचते साथ साथ लुओ फैंग की एपिक आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुकी होती है, तो वो इस आर्मर को फ्लेक्स करते हुए और इसकी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अब से मैं इस आर्मर का नाम रखता हूँ वॉरियर। और ये आर्मर फैंग के ऊपर क्या कमाल लग रहा होता है, आई मीन अमेजिंग। आपको फैंग का ये आर्मर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इस आर्मर की क्या खसूसियात हैं। और हाँ दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि वर्ल्ड ऑफ ऑनर अब से 1.5 महीना बाद आएगी, क्योंकि उसके स्टूडियोज में कुछ इश्यूज के चलते उसकी डेट लेट कर दी गई थी। अब उसकी न्यू रिलीज डेट है 28 मई 2025।